तो जनाब फिनलैंड में हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ शॉर्टेज। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर कोई आदमी कोई भी पर्सन फिनलैंड विज़िट कर रहा है और वहाँ पे उसे जॉब मिल जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फिनलैंड का वीज़ा उसको दे रही है, रेजिडेंट वर्क परमिट, और वहाँ पे वो लीगली काम कर सकता है। इस वीडियो में हम उसी रेजिडेंस वर्क परमिट की बात कर रहे हैं और ये वर्क परमिट आप किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में और वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे आप मिडिल ईस्ट वगैरह में, सऊदी अरब, यूएई में, यहाँ से भी आप ये वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो आपसे दो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपका पासपोर्ट और आपका अकामा, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वीडियो को आप तफसील से देखें और कंप्लीट देखें। ये थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम बातों को और तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको यहीं पे वीडियो में समझा दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आ जाएं, चल के वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन की, तो देखें जी उसका जो एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम है फॉर फर्स्ट परमिट का है वो 2 मंथ्स इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन का, और जो एक्सटेंड कराएंगे परमिट उनका भी 2 मंथ्स है। अच्छा, जो पेपर एप्लीकेशन है उसका भी फर्स्ट परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ्स है, और उसी तरह से एक्सटेंडेड परमिट का भी 2 मंथ्स है। लेकिन यहाँ पे देख लें जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ीस है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ़ीस फर्स्ट परमिट की 490 है, एक्सटेंडेड परमिट की 160 यूरो है, और पेपर एप्लीकेशन की 740 यूरो है, और एक्सटेंडेड परमिट की 430 यूरो है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से 490 यूरो भी जो है वो फर्स्ट परमिट की एप्लीकेशन आप माफ़ करवा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तो बात होगी रेजिडेंट परमिट की प्रोसेसिंग टाइम की। अच्छा, जब ये वीज़ा आपको मिल जाएगा तो ये 12 मंथ्स से लेके 18 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, यानी 1 साल से और 1.5 साल का अरसे के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको इसको एक्सटेंड कराना होता है। अच्छा जी, तो जब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आपको जॉब फाइंड करनी होगी, और वो जॉब जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा यूरो की होनी चाहिए। ये जो इन्होंने पार्ट टाइम के लिए लिखा हुआ है 1331 1331 रियाल, लेकिन वो 2000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन के साथ आप क्या अटैच करेंगे, देखें उसके साथ जो आपको अटैच करना है सिर्फ वो दो चीज़ें, एक तो आपका वैलिड पासपोर्ट है, और दूसरा जो है अगर आप किसी दूसरी कंट्री में, आप अपनी कंट्री में नहीं है, तो वहाँ का वैलिड परमिट कि आपके पास वहाँ का अकामा है या रेजिडेंस कार्ड है, तो वो आपको जमा कराना होगा। ये देखें, डॉक्यूमेंट शोइंग दैट यू आर लीगली स्टेइंग इन द कंट्री वेयर यू सबमिट द एप्लीकेशन। बात ख़त्म। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगी, और ये देखें फिल इन दी बहुत सिंपल प्रोसेस उन्होंने बताया। आपको एप्लीकेशन भरनी होगी, फ़ीस देनी होगी, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है वो उस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और फिर वहाँ से जो गवर्नमेंट ने अगर आपके हक़ में फ़ैसला ले लिया तो आप जाके अपनी जो है बायोमेट्रिक वगैरह कराएंगे, वहाँ से आपका वीज़ा आएगा और बात ख़त्म। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देख लें जी, फ़ीस जो है इसकी मैंने अभी आपको वैसे दिखा दी है। ये है 490 जो कि सऊदी रियाल में बनती है तकरीबन 1960 रियाल, तो तकरीबन 2000 रियाल बनती है। ई सर्विस की बात करें हम, ठीक है भाई। इनको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बड़े बड़े फ़लसफ़ी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है 6 स्टेप्स में कि भैया आपको ये करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो देखो तस्वीरें वगैरह भी लगा दी हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए, एगो वैगो बना दिए कि देखो पहले क्या करना है, आपको जॉब ढूंढनी है। जॉब आपको मिल गई तो आपने जाके उसको
अपना फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिनलैंड की जो वहाँ पे जो लोकल वहाँ पे आपके जिस मुल्क में है वहाँ पे एम्बेसी में जाके आपको अपनी बायोमेट्रिक वगैरह कराने होंगे, आइडेंटिफिकेशन देनी होगी। अच्छा, फिर ये बताएंगे कि देखो यार, प्रोसेस जो एप्लीकेशन है ना उसके 2 स्टेजेस हैं। एक तो एक एन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिसर मेक्स अ पार्शियल डिसीजन आफ्टर दिस द फिनिश इमिग्रेशन सर्विस प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड मेक्स अ डिसीजन। तो यार चक्कर ये वो ये कह रहे हैं कि देखें, क्योंकि अगर आप यूरोपियन नेशनल नहीं है, आप स्वीडन के भी नहीं हैं, तो वो पहले चेक करते हैं कि यार ये जॉब उस बंदे की मतलब यहाँ पे यूरोप में क्यों नहीं अवेलेबल है। तो बेसिकली तरीका क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर जो है वो जॉब को एडवर्टाइज करता है लोकली, फिर वो 2 हफ्ते तक के लिए उसको एडवर्टाइज करके रखता है। जब 2 हफ्ते के अंदर उसको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वो आपको जो है वो इंटरनेशनल बंदे को रिक्रूट कर सकता है। तो आपके एम्प्लॉय को वो सारी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि भाई ये मैंने जॉब 2 हफ्ते पहले अप्लाई की थी या 2 महीने पहले अप्लाई की थी, मतलब न्यूज़पेपर में डाली थी और इसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से मैं ये जो हूँ अदर देन यूरोपियन यूनियन में इस किसी भी बंदे को हायर कर रहा हूँ जो यूरोपियन यूनियन का नहीं है। उस पर जो है ये एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो फैसला लेंगे, और अगर फैसला आपके हक में आया तो वो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया जो है आपको हमने फैसला दे दिया आपके हक में। और उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं, वहाँ से आपकी जहाँ जिस मुल्क में आप होंगे वहाँ से आपको ये रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा 1 साल से 12 महीने का, या 18 महीने का, 1 साल से 1.5 साल का, और उसके बाद आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा लेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ ना, ये तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉय इज इन्फॉर्म ऑफ द डिसीजन द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो इन्फॉर्म ऑफ द डिसीजन। तो भाई वो ये हो सकता है कि उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इसके बावजूद आपको अपील का हक है, आपको भी हक है और आपके एम्प्लॉय को भी हक है कि वो अपील कर सकें। ठीक है, ये नीचे वाले में रास्ते में हमें नहीं जाना, बस हमें हमारा ये ऊपर का रास्ता है इसी को देखना है और आगे पीछे आपने कहीं नहीं देखना। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं हम तीसरी पॉइंट पे कि कौन कौन सी लेबर शॉर्टेज है। तो भाई देखें, ये जो है जॉब की शॉर्टेज है राइट नाउ। इसमें हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, क्वालिफाइड नर्सेज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग स्टाफ, ऑफिस एंड वर्क प्लेस क्लीनर, स्पेशलिस्ट टीचर, सीनियर नर्सेज, फॉरमैन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और इसके अलावा लॉजिस्टिक और ड्राइवर्स की भी है, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर होता है, वहाँ से ये डेटा हमने लिया है, ये लेबर मार्केट का फिनलैंड का, और ये 2 फरवरी 2023 का अपडेटेड डेटा है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है, अभी हेलसिंकी में एक अखबार है वहाँ का न्यूज़ फ्रॉम फिनलैंड हेलसिंकी टाइम, उसने भी एक आर्टिकल लगवाया है अखबार के अंदर, तकरीबन 1 पेज का है। उसमें उसने यही कहा है कि मैन पावर जो वहाँ की रिक्रूटमेंट कंपनी है, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी है, कि भाईजान बहुत ज़्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है और फिनलैंड की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ भाई एक्शन ले, सही एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। तकरीबन साउदर्न फिनलैंड में 83% शॉर्टेज है, वेस्टर्न फिनलैंड में 79% शॉर्टेज है। तो भाईजान ये है फिनलैंड का नक्शा, इस तरह से ये वेस्टर्न फिनलैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ईस्टर्न फिनलैंड यहाँ पे शॉर्टेज है। तो उन्होंने कहा है कि भाई बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें देखें 5 एरियाज उन्होंने बताए हैं, IT, इंजीनियरिंग, कस्टमर सर्विसेज, मार्केटिंग, सेल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट, जहाँ पे उन्हें लोग मिल ही नहीं गए। अच्छा, तो अब हमने वो बात कर ली कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें क्लीनर्स वगैरह की भी जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट वर्कर्स की भी जॉब है। अब बात आती है जॉब हम ढूंढेंगे कैसे, जो हमारा यहाँ पे जो हमें उन्होंने रास्ता बताया कि भैया जॉब ढूंढनी है, तो बात होगी कि भाई जॉब कहाँ से ढूंढें।
अच्छा, जॉब ढूंढने के लिए यार देखो, मैं तुम्हें 2-3 वेबसाइट्स बताऊंगा, उसके अलावा अगर तुम्हें और देखनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो अब जैसे ये है फूड फैक्ट्री वर्कर फिनलैंड। अच्छा, ये एक कोनिया ओए है। ये फिनलैंड की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। देखें, इसने कहा है कि ली सीवी एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू। अच्छा, इसमें क्या है, सैलड और उसको पैक करना है। कंपनी टीचर्स ऑल वर्कर। तो भाई देखो, इसमें क्या है, सिर्फ आपको सैलड पैक करना होगा और सैंडविचेस पैक करने होंगे। वो आपको थोड़ा सा ट्रेन करते हैं कि भाई आपने ग्लव्स पहन के करना है, मास्क लगाना है। अगर आपको खांसी आए या कुछ हो तो आपको एक अपने ग्लव्स लगाए होता है कि हाथ धोने हैं, उसके बाद वापस आके लाइन पे काम करना है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत वो आपको बातें बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने कहा है फेयर है, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, यस नो गुड बाय थैंक यू, ये थोड़ी बहुत आपके पास होनी चाहिए। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके अलावा सैलरी रेंज जो है वो तकरीबन 10 से 12 यूरो है। ठीक है, और ये इसकी जॉब एक्सपायर हो जाएगी 31 मई 2023 को। तो 31 मई से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। उन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल वगैरह भी दिया हुआ है कि आप जाके, और अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप देख लें। और ये देखो, इन्होंने ये लिख दिया है कि भाई नो प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड, कि बस भाई आ जाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं आ जाओ यार, इंग्लिश थोड़ी बहुत तो समझ लोगे ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए यार, मैं इसको कहता हूँ। ठीक है, तो ये है यूरोपियन जॉब्स डे। यहाँ से आप देख सकते हैं फिनलैंड की जॉब, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद है ये मैन पावर की, जिसका मैंने अभी बताया था ना कि इन्होंने अपना फिर हेल्सिंकी टाइम्स में जो है पूरा आर्टिकल वगैरह छपा है कि भाई इनको बड़ा मसला हो गया है। तो यार इसको ट्रांसलेट कर लेना। और इनके पास ये देखो, अभी ये जॉब है वेयर हाउस वर्कर की, और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। लोकेशन इन्होंने दी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या वेयर हाउस वर्कर जो है, फेयरलेस वेयर हाउस वर्कर फॉर। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में वो होता है, प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल रूम। अच्छा, इंजन इक्विपमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत उसको इंफॉर्मेशन हो। और क्या कहते हैं, ये देखिए इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि जल्दी करो, एक्ट क्विकली एज द पोजीशन विल बी सून फिल। तो उन लोगों को ज़रूरत है। ये देखें, ये इस तरह की है। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये manpower.fi में मिलेगी। उसके बाद एक और जॉब दिखाता हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है फिनलैंड में। फैक्ट्री वर्कर की जॉब है फिनलैंड में। ये देखें, इलेक्ट्रिशियन 14 से 20 यूरो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है। फिनलैंड फैक्ट्री वर्कर जो है 10 से 12 यूरो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद क्लीनर फिनलैंड वर्कर्स 11 से 14 यूरो है, ये अकोमोडेशन। अच्छा, ये क्लीनर्स जो होते हैं ये वो होते हैं, इस तरह की वहाँ पे जॉब्स होती हैं कि जैसे अब एक यूनिवर्सिटी उसकी पूरी अकोमोडेशन है, तो वहाँ पे जाके क्लीनर्स को जो है वो रूम टाइडी करना होता है, हर रूम को साफ़ करना होता है। या होटल स्टाफ के अंदर इस तरह से होता है। तीसरा जो होता है, लोगों के घरों में जाके आपको काम करना होता है। वो ये होता है कि भाई वो कुछ एजेंसीज होती हैं, वो आपको हायर कर लेती हैं, उसके बाद वो आपको घर के एड्रेसेस बता देती हैं कि भाई यहाँ यहाँ पे जाके आपने काम करना है। अच्छा, फंड रेजर, या इसके लिए तो आपको फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से इससे बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्वालिटी मैनेजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इंजीनियर है, सही है। और ग्रीक अगर आपको है, इंस्टॉलेशन फिटर्स की जॉब है। तो बहुत सारी जॉब्स हैं, ये आप जाके देख सकते हो। वेट्रेस की जॉब्स है, शेफ्स की जॉब है, कुक्स की जॉब है। अच्छा, कुछ जॉब जो है वो विंटर सीजन की हैं, वो फिर विंटर उस पर जो है वो जिसका लगता है रेजिडेंस परमिट नहीं होता है, और ये शेफ्स की जॉब है। आ जाओ अब इधर देख लेते हैं, ये सब यूरोपियन डे जॉब की उसको मैंने निकाला है। देखो, ये आप देख लो, फिनलैंड वर्क्स और इस तरह की जो है फिनलैंड, ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख लेना। उसके बाद एक और वेबसाइट है ग्लास डोर, यहाँ पे भी आपको फिनलैंड की जॉब्स मिल जाएंगी। यार देखो, मैं बता रहा हूँ ताकि सारी सारे तुम्हें आसानी हो जाए कि कहाँ कहाँ पे जाके देखना है।
इसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी हैं, हॉस्पिटलिटी सपोर्ट स्टाफ की भी है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद एक और वेबसाइट है स्टाफ पॉइंट, या ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैनेजमेंट असिस्टेंट हो गया, ये देखो शेफ़ हो गया, कुक हो गया, इन सब की भी ट्रांसपोर्टेशन की जॉब है, कस्टमर कोऑर्डिनेशन की, ये सारी जॉब्स इसके अंदर मौजूद है। ये सारे लिंक में भेज दूंगा। अच्छा भाई अब अगर कोई दोस्त चाहें कि नहीं यार हमें ना और जॉब्स बताएं आप, तो और जॉब्स की वेबसाइट बता दें, तो मैं अब वो जॉब्स की वेबसाइट बता रहा हूँ। वो फिनलैंड में भी है, फिनिश लैंग्वेज में है, और मैंने अपना तकरीबन आधा दिन ज़ाया किया इसको समझने में फिनिश को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों को देखना हो तो यार मैं तो कहूँगा टाइम ज़ाया, लेकिन ये देख लो, ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक डाल दूँगा। उसके बाद ये एक वेबसाइट है, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा। ये ट्रांसलेट होगी है, लेकिन ये गूगल से भी ट्रांसलेट नहीं होगी थी, ठीक है। उसके बाद एक ये वेबसाइट है, और उसके बाद एक ये वेबसाइट है, तो ये सारी फिनिश उसमें है, उसके अंदर मैं आपको डाल दूंगा। अच्छा यार अभी हम बात करते हैं जल्दी से कि वहाँ पे टैक्स वगैरह का क्या हिसाब किताब होगा, क्योंकि अभी हमने एक जॉब निकाली थी ये वाली, कि अगर आपको 12 यूरो मिलते हैं, हम चलो इसको बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं नहीं यार आपको जो है ना 15 यूरो मिलेंगे। तो 15 यूरो आपको मिलेंगे, आपने 40 घंटे वहाँ पे काम किया, 600 यूरो आपके बन गए एक हफ्ते के, और एक महीने के आपके बन गए 2400 यूरो, ठीक है। हम कहते हैं आपने 2-3 दिन जो है हफ्ता इतवार में किसी दिन ओवर टाइम भी कर लिया, या वीक में थोड़ा बहुत ओवर टाइम करके आपने 2500 यूरो कमा लिए। तो अब देखिए ये 2500 के 2500 आपके पॉकेट में नहीं आएंगे, इसको भी आपको समझना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे हम अगर डाल देते हैं ये टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर फिनलैंड, तो जब आप यहाँ पे ये करेंगे 2500 आपने यूरो कमाए पर मंथ फिनलैंड में, तो मेरे भाई देखिए आपको जो मिलेगा ना वो 1621 यूरो मिलेगा। आपका 35% जो है ना सैलरी वो टैक्स में चले जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी है। अब 1621 यूरो अभी आपकी जेब में महीना ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट वगैरह की भी बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हेलसिंकी। अब नॉर्मली जो है ना मैंने इसको रियाल में कन्वर्ट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि विदाउट रेंट जो है ना वो तकरीबन 800 से 900 यूरो है एक बंदे की। उसमें वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, वो सब इन्होंने पूरा इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। और चलो हम इसको ये कह लेते हैं कि यार चलो हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे को थोड़ा सा और पकड़ के चलते हैं ताकि सेव कर सकें, तो हम यहाँ पे 500 यूरो ले लेते हैं कि एक सिंगल पर्सन का खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, और रेंट उसका मिला लेते हैं 500 यूरो, तो 1000 यूरो तो हमारा एज ए एक्सपेंस चला गया। तो यहाँ पे जो हमें 1621 यूरो मिले थे उसमें से हमें सिर्फ मिलेंगे बचेंगे 621 यूरो, तो 600 650 आपकी सेविंग होगी। अब वो आप देख लें, लेकिन आप ये कहेंगे यार ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर 600 650 यूरो बच गए, तो ये कोई अच्छी बात है या नहीं है। अब यार ये आपके ऊपर है, लेकिन आप क्यों करना चाहेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है जो मिडिल ईस्ट में नहीं मिलती है, और वो एक अट्रैक्शन है, वो ये है कि आप यहाँ पे फिनलैंड में 5 साल के बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें सिटीज़नशिप फॉर अडल्ट, उसमें 6 से 28 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, फीस उसकी 460 यूरो है, ये आपको 5 साल के बाद देनी होगी। अच्छा 5 साल तक अगर आपने लीगली काम कर लिया तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यहाँ पे इन्होंने बस एक कैच रखा हुआ है, वो ये है कि आपको फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज आनी चाहिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक। अब वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है, उसके लिए इन्होंने एक वो बनाई हुई है बॉडी जिसका नाम है नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशंसी। वो कहेंगे कि भाई ये जो है ना इसका आपने लेवल 3 तक कंप्लीट किया हो और हायर, तो
तो ये एक जो है ना, ये अब 5 साल जब आप वहाँ जाएंगे तो खैर आपको फिनिश ज़बान आनी चाहिए, क्योंकि आप सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पे लोकल्स जो हैं वो तो फिनिश में ही बात करते हैं। मैं भी जब फिनलैंड गया था तो वहाँ पे जो, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको फिनिश आनी चाहिए, वरना वो लोग नहीं समझते। वहाँ पे फिनिश के लोग ठीक है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन वो इतने नहीं जानते। तो यहाँ पे देखिए फिनलैंड जाते हुए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए और फिनिश पे आपको वहाँ पे जाके सीखनी होगी। तो फ़ायदा क्या होगा, 5 साल के अंदर आपको फिनलैंड का पासपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप जो है फिनिश कहलाएंगे। ठीक है यार, मुझे एक जोक याद आ गया। एक दफ़ा क्या कहते हैं, यहाँ सऊदी अरब में एक मेरा दोस्त आया, वो मतलब कुलीग था, वर्कर ना, तो वो अमेरिकन था। तो उसने कहा माई वाइफ इज़ फिनिश। तो यार मैं पहले मुझे समझ ही नहीं आया, मैं समझा कि वो कह गए कि उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया है। तो वो मैं अफसोस करने जा रहा था, फिर उसने फर्दर उसको कंटिन्यू किया, शी इज़ स्टिल इन हेलसिंकी। फिर मुझे याद आया कि अबे यार ये, अरे यार ये तो उसकी बात कर रहे हैं, फिनिश की बात कर रहे हैं। तो ये एक मैं आपको जोक सुनाया बस क्विकली। अच्छा अब ये है कि भाई वहाँ पे जाके क्या हम जॉब चेंज कर सकते हैं? तो इस पे भी इन्होंने पूरा का पूरा बना दिया है कि देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि अगर आप सेम फील्ड के अंदर हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉयर के रिस्ट्रिक्टेड पे आए, कि आप एक एम्प्लॉयर ने आपको कहा है कि भाई आपको इसी पे काम करना है, यहाँ पे लिखा होगा यार कि इफ़ योर न्यू जॉब इज़ अ न्यू फील्ड ऑफ वर्क, उस वक्त भी आपको चेंज करना होगा। इफ योर रेजिडेंस परमिट इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर, इसको TTOL बोलते हैं। तो अगर आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के उसमें है, बाउंड किया हुआ है, तो आप उसको एम्प्लॉय को चेंज नहीं कर सकते। आपको वापस जाना होगा, कंट्री लीव करना होगा, उसके बाद नया रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होगा और आना होगा। तो पूरा इन्होंने इस तरह से चेंजिंग जॉब का बता दिया है। अच्छा जी, अब फर्ज कर लेते हैं कि हमें वो जॉब भी मिल गई, तो हम यहाँ पे दोबारा से नक्शे पे आते हैं। यहाँ से हमने जो है ये सारी जॉब ढूंढनी थी, हमें जॉब मिल गई। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद जनाब हमें करना होगा जॉब अप्लाई करनी होगी। जॉब अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने पूरा का पूरी डिटेल दी हुई है। ये देखें, एक एक चीज़ इन्होंने समझाई हुई है कि किस तरह से करनी होगी। वो आप इस वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। ये देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको 2 तरीके से अकाउंट बनाने, तो सिंपल आप ईमेल के ज़रिए अकाउंट बना लें। और ये देखें, ये सिर्फ 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। इसके अंदर आपने अपनी डिटेल डालनी होगी, और जो आप जिस कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर दिए उसकी डिटेल डालनी होगी। और ऐड डॉक्यूमेंट्स में भैया सिर्फ ये देखें, सिर्फ आपका पासपोर्ट और अकामा लगेगा। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये तो बंद हो गया, मैं दोबारा से, हाँ ये लॉगिन कर लेते हैं। मैंने बनाया हुआ था एक ऐसी। तो ये देखें, अभी अगर मैं इधर जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स में, तो ये देखें सिर्फ वैलिड पासपोर्ट लगेगा और क्या कहते हैं आपका अकामा लगेगा, और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, डॉक्यूमेंट शो दैट यू आर लीगली स्टेइंग इन द कंट्री जहाँ से आप अप्लाई करें। उसके अलावा अगर आप कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो भाईजान ये हो गया। उसके बाद ये फिनलैंड की वो बात है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसको जो है क्या कहते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करना होगा, वहाँ की गवर्नमेंट को देना होगा। वो जो हमने इस स्टेप में बताया कि ये आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, उसके बाद बायोमेट्रिक करा लिए, उसके बाद जो है वो आपका एम्प्लॉयर इसको फर्दर प्रोसेस करेगा। और अगर आपका वीज़ा लग के आ गया तो आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, और उसके बाद आप चले जाएंगे आराम से फिनलैंड। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिए हैं। अच्छा, इसमें है कि मैं आई विश टू मूव टू फिनलैंड टू वर्क इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट। आई एम नॉट अ EU नेशनल और पर्सन विद अ इक्विवेलेंट नेशनैलिटी। तो अगर आप EU नेशनल नहीं है और पर्सन नहीं है इक्विवेलेंट नेशनैलिटी के, तो आपको रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होगा, इन्होंने यहाँ पे बताया है।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझ लो। देखो, वो कह रहे हैं कि मैं तो यार यहाँ पे घूमने आया था, इधर ऐसी बर्फ वगैरह देखने आया था, तो क्या यहाँ पे अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा है, वैसे तो एज ए रूल जो है वो ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन पहले से करनी होगी, लेकिन अगर आप चले भाई, आप घूमने आए थे और आपको जॉब मिल गई, तो आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिनिश इमिग्रेशन सर्विस विल प्रोसेस एंड कंसिडर योर एप्लीकेशन। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एज ए विजिटर जा गए, आपको जॉब मिल गई, तो आप रेजिडेंट परमिट पे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है कि भाई मैं किसी कंपनी में शेयर रखता हूँ तो मैं रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसके अलावा कि क्या मेरी फैमिली मेम्बर वगैरह भी आ सकते हैं? उन्होंने उसमें है कि हाँ, वो आ सकते हैं। अच्छा, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं जो विजिटर जैसे, तो वो काम वगैरह कर सकते हैं जब तक आपके पास राइट टू वर्क आ जाए? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक आपके पास रेजिडेंट परमिट नहीं आएगा आप काम नहीं कर सकते। आप रेजिडेंस परमिट के बगैर यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे बहुत सारे दोस्तों के जहन में होगा। अब वो ये है कि मेरे पास फिनलैंड का वर्क परमिट है, मैं यहाँ फिनलैंड में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट करें मुझे जर्मनी जाके काम करना हुआ, तो इन्होंने लिखा है कि भाई आप जो है वो जर्मनी जा सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक पेड एम्प्लॉयमेंट देयर। वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, इवन कि आपका जो एम्प्लॉयर हो वो भी फिनिश हो, फिनिश की कोई कंपनी हो, फिनलैंड की कंपनी हो, और वो वहाँ पे जर्मनी में बेस हो, तो उसके लिए भी आपको वो लेना होगा, वर्क परमिट लेना होगा काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है कि भाई मैं पोलैंड से आ जाऊँ यहाँ पे, तो आई हैव अ परमानेंट रेजिडेंस इशूड बाय अनदर शेंगेन कंट्री। सो फर्स्ट करें, आप पोलैंड से आ गए यहाँ पे काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान, आप यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं 90 डेज के लिए, लेकिन अगर आपको काम करना होगा ना, तो आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होगा फिनलैंड का, उसके बाद फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं लीगली। अच्छा, जॉब चेंजेस की बात थी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए जो है, अगर आपकी सेम फील्ड की जॉब है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर बाउंड हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मैं क्या अपनी पढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ? उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, आप क्यों नहीं पढ़ सकते, और बस आप ये ख्याल कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे रहने का मकसद क्या है। अगर आपका मकसद कभी ये हो सकता है चेंज हो जाए कि नहीं यार अब मुझे पढ़ना है, तो फिर आपको स्टडी के रेजिडेंट परमिट पे अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये फिर ये लेक्चर वगैरह का है वो ऐसी है। फिर रिमोट वर्किंग की बात की है कि अगर मैं फिनलैंड की कंपनी है और मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ तो मुझे रेजिडेंट परमिट की ज़रूरत है, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर किसी ने एक सवाल है कि अगर मैं फिनलैंड में रह के रिमोटली काम करूँ तो उसमें फिर मेरी इनकम रिक्वायरमेंट मेट होगी, और क्या कहते हैं, मैं फिर अप्लाई कर सकता हूँ रेजिडेंस परमिट वगैरह के लिए या उसको एक्सटेंशन करने के लिए? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है, यहाँ पे काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि बाहर जाना चाहते हैं और वो थोड़ी बहुत रहनुमाई चाहते हैं। मज़ीद मालूमात और कोई भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरा यूट्यूब पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।